चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कही थी, क्योंकि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण कला में निपुण थे। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और मोहम्मद गोरी पर बाण चलाने के लिए कहा गया था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में यह पंक्तियां लिखी है। जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 यानी कि 1234 विक्रमी संवत में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, ने अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 1180 यानी कि 1237 विक्रमी संवत में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तब तक हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंगपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रण कर लिया था। 1175 में पृथ्वीराज जब एक बच्चा था, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों यानी कि सोलंकियों का शासन था। चौहान को गोरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावत के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गोरी के पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकात ए नसीरी और तारीख ए फरिश्ती में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मासीर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था, और जहाँ तक हो सकता है यह सत्य है हर हिंदू के लिए। जैसे कि हम हमीर महाकाव्य दावा करते हैं कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयाँ हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है। जबकि यह लेखक संख्या को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल में दौरान गोरियों और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई थी। 1190 और 1191 के दौरान मोहम्मद गोरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरहिंदा या तबर-ए-हिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना पर अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया।
आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गौरियों को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपने हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। तबक़त-ए-नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठी की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजयी राजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गौरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठी करने की कामयाब हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियास उद्दीन से राय मशवरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले संभवतः आधुनिक सिरसा के पास उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा किया, कई और लोगों को गुलाम बना दिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। यह कुछ इतिहासकारों का मानना है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है जो कि हिंदुओं के समर्थक है। उनका यह मानना है कि इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसे अपने बंदी खाने में ले जाया गया। वहाँ पर उसके दोनों नेत्रों को फोड़ दिया गया, यानी कि पृथ्वीराज को अंधा कर दिया और उनके कवि को भी साथ ले जाया गया था। उस समय कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक योजना रची। उनकी योजना के अनुसार जब राजा सिंहासन पर बैठा होगा तब वहाँ से अगर छोटी बड़ी कोई भी आवाज़ आएगी तब चंद्रबरदाई उन्हें दिशा ज्ञान कराकर शब्द भेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज के हाथों मरवा दिया जाएगा। हुआ ठीक इसी प्रकार। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठे वहाँ पर कुछ हलचल हुई और कवि चंद्रबरदाई ने इन पंक्तियों का यूज किया कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसका मतलब कि राजा किस स्थिति पर कितने ऊपर बैठा है और किस दिशा में बैठा है, ये इसकी जानकारी उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से दी। और इन पंक्तियों को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण विद्या की बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को सरधड़ से अलग कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया, जहां अंधा कर दिया। यह सुनकर कवि चंद्रबरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंद राजा रणस्तंभपुरा आधुनिक रणथंभौर चला गया, जहां उसने शासकों की एक नई चौहान शाखा स्थापित की। गौरी के आधिपत्य में बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। लेकिन अभी भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 कहानियाँ कही जाती है। एक कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए, वही दूसरी यह कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा और फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने आपस में आत्महत्या की। लेकिन आपको किस बात पर ज़्यादा यकीन होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। मिलेंगे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, और अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।